कर देना। ओके सो स्टूडेंट्स, हमने 12th क्लास के फंक्शन वाला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रखा है और उसी सीरीज में आज अपना लेक्चर नंबर 4 है, ये है ना, चौथा लेक्चर है। और हम लोग पिछले 2 लेक्चर से मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन की मोरलेस सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई है, आप लोगों को समझ में आया होगा। एक मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में चीज़ है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप ग्राफ कैसे बनाते हो, है ना। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस containing लीनियर एक्सप्रेशंस, है ना। इसमें भाई जो अभी आपको एक चीज बताई जा रही है वो चीज वैलिड तभी है जब मॉड्यूलस के अंदर क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन बैठा होगा। लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो y बराबर ए एक्स प्लस बी की टाइप का, जहां पर a नॉन जीरो होना चाहिए। इसको मैं क्या बोलता हूं भाई, लीनियर एक्सप्रेशन बोलता हूं। अरे हाँ कि ना। तो किसी मॉड्यूलस के अंदर यदि एक लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसका आप ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, y बराबर जैसे आपके सामने दिया है मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1, इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप बस एक ही चीज देखेंगे, यदि सिंपली एक ही एक्सप्रेशन दिया है, आगे कोई प्लस माइनस में कुछ नहीं दिया गया है, तो आप इसका सबसे पहले देख लो कि इस मॉड्यूलस का आपका क्रिटिकल वैल्यू क्या है। क्रिटिकल वैल्यू का मतलब होता है कि जहां पर मोड का वैल्यू 0 हो रहा है। मोड का वैल्यू 0 कहां हो रहा है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वो कहां हो रहा है भाई, x बराबर 1 पर हो रहा है। तो आप क्या करो, ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करो और आप इसमें क्या करो, x बराबर 1 पॉइंट यहां पर है, तो 1 पर एक v जैसा सिंबल आप बना दो। 1 के ऊपर आप v का सिंबल बना दो, तो 1 के ऊपर आप v का सिंबल बनाओगे, यही आपका मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन देखना है कि ये 2 स्ट्रेट लाइंस हैं, तो ये स्ट्रेट लाइंस है तुम्हारी y बराबर x माइनस 1 और ये है तुम्हारी y बराबर माइनस ऑफ x माइनस 1, या आप इसको बोल सकते हो y बराबर 1 माइनस x, ठीक है। ये इन दोनों की डेफिनेशन हो गई। कोई बोलेगा सर ये पॉइंट क्या है, तो ये वो पॉइंट है जहां पर x की वैल्यू 0 होगी तब y क्या होगा, तब आप इसमें x बराबर 0 रखो। x बराबर 0 रखेंगे, जब आप इसमें x बराबर 0 प्लग इन करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 1, जो कि कितना होता है 1। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट 1। तो इस प्रकार से आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको कोई भी इस प्रकार से लीनियर एक्सप्रेशन, एक सिंगल लीनियर एक्सप्रेशन दिया गया हो, तो आप जहां पर वो क्रिटिकल वैल्यू वाला पॉइंट निकालो और उस पॉइंट पर v जैसा एक साइन बना दो, वही आपका ग्राफ हो जाएगा। अब आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि सर एक लीनियर एक्सप्रेशन की बजाय यदि 2 लीनियर एक्सप्रेशन हो जाए, प्लस माइनस के फॉर्म में लिखे हुए मिले, उसको भी बहुत इजीली ड्रॉ किया जा सकता है। कैसे ड्रॉ करना है, सो देखिए इसको आप ध्यान से समझना, ये चीज आपके बहुत काम आएगी आगे। मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारी चीजें यदि आपको पढ़नी है, उसमें भी मॉड्यूलस फंक्शन की ये बातें आपके काम आएगी। कैसे, तो जैसे ये है आपके सामने y बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 माइनस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 3। मान लो ये आपको एक मॉडुलस फंक्शन दिया गया है, हाँ कि ना। ये मॉडुलस फंक्शन है, इसमें 2 लीनियर एक्सप्रेशन का कॉम्बिनेशन दिया गया है, अरे हाँ कि ना। देखो एक x माइनस 3 है, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है, 2x माइनस 3 है, ये भी एक लीनियर एक्सप्रेशन है। मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, फंक्शन का यदि आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो आप एक फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातों का जवाब दे सकते हो। उसकी मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, कहाँ पर वो कंटिन्यूअस है, कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे वो वैल्यू अनडिफाइंड हो रही, बहुत सारी बातें हैं जो एक फंक्शन की आप ग्राफ के द्वारा बता सकते हो। तो मैं आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो ये भी बहुत सारी बुक्स कई जगह इसको एज ए ट्रिक या वैसे समझाया जाता है
इसमें ट्रिक जैसा कुछ नहीं है, ये एक प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखो भाई, हमने आपको कल ही बताया था कि यदि इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है या इसके बारे में आपको इंट्यूटिव आइडियाज लेने हैं, तो अपने को पता है कि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, अपन सबसे पहले लिखेंगे भाई इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या मतलब होता है? जहां पर मॉड्यूलस का साइन चेंज होता है। मॉड्यूलस का साइन चेंज कहां होता है? जहां अंदर का एक्सप्रेशन जीरो होता है। तो अंदर का एक्सप्रेशन ये x माइनस 3 जीरो कहां होगा, और आप पता करोगे 2x माइनस 3 है, ये जीरो कहां होगा। तो ये तो जीरो होगा x बराबर 3 पर, और ये जीरो होगा मेरा x बराबर 3/2 पर। तो x बराबर 3 और x बराबर 3/2 इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। यानी फंक्शन जो वैल्यू चेंज करेगा वो 3 और 3/2 पे चेंज करेगा। एग्रीड? ओके, ये बात हो गई। अब अपने को पता है, जैसे अपन यही तो करने वाले हैं कि ये 3/2 और ये 3 यहां बनेगा। तो इस पूरी की पूरी रियल लाइन को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक बार जो एनालिसिस है वो -∞ से 3/2 में करेंगे, एक बार 3/2 से 3 में, और दूसरा 3 से इंफिनिटी में। 3 रीजन्स में हम इस फंक्शन को एनालाइज करेंगे, हाँ कि ना? और अपने को पता है कि तीनों ही रीजन में ये मोड का साइन हटेगा। मोड का साइन हटेगा तो जो रिजल्टेंट फंक्शन बनेगा तो वो भी तो एक लीनियर फंक्शन ही बनेगा ना। जब आप इस वाले रीजन में इसको एनालाइज कर रहे होंगे, तब ये देखो, ये 3/2 से भी छोटा है, ये 2/3 छोटा है, तो दोनों ये तो माइनस ऑफ x माइनस 3 की तरफ बिहेव करेगा, और दूसरा वाला मोड है वो भी माइनस ऑफ 2x माइनस 3 की तरफ बिहेव करेगा। ये भी जोड़ घट के प्लस माइनस हो हुआ कि ये बनेगा तो एक लीनियर एक्सप्रेशन ही। सिमिलरली यहाँ पे भी एक लीनियर एक्सप्रेशन ही बनेगा, और यहाँ पर भी एक लीनियर एक्सप्रेशन ही बनेगा। अरे हाँ कि ना? समझ गए आप इस बात को? गुड। ये लीनियर एक्सप्रेशन यदि बनेंगे, अपने को पता है कि लीनियर एक्सप्रेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तीनों ही रीजन में इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो 3 अलग अलग स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। वो सेम ही बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डेफिनेशन, लेकिन जो भी होगा होगी तो वो स्ट्रेट लाइंस ही, हाँ कि ना? ठीक है। तो जब स्ट्रेट लाइंस होंगी तब तो बहुत ही आसान काम है भाई। अब अब मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर रहा हूं। अब आप देखो भाई, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स लिए x बराबर 3 और दिस, तो अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ y एट क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आप सबसे पहले रखोगे x बराबर 3, तब आप देखोगे कि y का वैल्यू कितना आएगा। तो ये मॉड्यूलस में क्या हो जाएगा? 3 - 3, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 × 3 - 3। तो ये होता है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 6 - 3 कितना हो जाएगा? 6 mod 3 of 3 हो जाए। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया भाई? -3। यानी x बराबर 3 होगा तो y बराबर 3 हो जाएगा। आप देखोगे दूसरा पॉइंट कितना है? x बराबर 3/2। x बराबर 3/2 पर ये तो 0 होना है, इसको देख लो तो ये आ जाएगा y = 3/2 - 3। तो 3/2 - 3 का मॉड कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा भाई, मॉड के अंदर आप 2 एलसीएम ले लो, तो 6 3, तो ये आपका 3/2 ही आ जाएगा, हाँ कि ना? मोड आप हटाओगे 3/2 आ जाएगा। ओके, तो अब यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो आप इन क्रिटिकल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो y वैल्यूज है उनको आप प्लॉट करो। तो कैसे भाई? तो वो ऐसे, आप रफली इसको देखो। आपका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? x बराबर 3/2 और 3। तो x बराबर 3/2 यहां पर है और x बराबर 3 यहां पे कहीं है, ठीक है? x बराबर 3 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है? -3। तो 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है -3, तो -3 यहां पे कहीं है, तो ये पॉइंट आएगा मेरा, ठीक है? x बराबर 3/2 ये रहा, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है? 3/2, तो y बराबर 3/2 भी पॉइंट यहां पे कहीं होगा, तो ये पॉइंट मेरा आ गया। आया कि नहीं आया? अब अपने को पता है कि इनका जो भी बिहेवियर रहेगा लीनियर रहेगा। तो आप क्या करो, हर इन पॉइंट्स को आपस में मैच कर दो, मिक्स कर दो, मिला दो। तो इसको आपने एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू आपने इसको मिला दिया। मिला दिया कि नहीं मिला दिया? बिल्कुल मिला दिया। अब आप बोलोगे सर ये जो 3 के इस साइड और आपका 3/2 के लेफ्ट हैंड साइड में और 3 के राइट हैंड साइड में फंक्शन का शेप कैसा होगा? तो आप क्या करो, कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, है ना? कोई सा भी एक पॉइंट लेकर के आपको पता है कि होगा तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही ना भाई। 3 के बाहर जाओ या 3/2 के उधर जाओ, बनेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन ही। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो ये रहा, इस वाले रीजन का भी एक पॉइंट ये रहा, तो दूसरा कोई एक पॉइंट आप रेंडमली निकाल लो। कैसे निकालोगे? कि जैसे आपको पता है कि 3 के आगे क्या आना है, 3 के आगे भाई आपको पता है सर कोई पॉइंट 4 भी आता है, 4 भी आता है, तो आप x बराबर 4 के लिए y का वैल्यू निकाल लो।
तो आपने जो ही x बराबर 4 रखोगे तब y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा मेरा 4 माइनस 3 का मॉड माइनस ऑफ 4 8 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस ये 8 माइनस 3 ये मॉड 5 आ जाएगा, तो 1 माइनस 5 बोले तो 1 माइनस 5 बोले तो माइनस का 4, तो x बराबर 4 होगा तब y का वैल्यू कितना आ जाएगा -4 आएगा, तो -4 आएगा मतलब ये पॉइंट मेरा यहाँ पे कहीं आएगा। तो आप इसको भी इस प्रकार से एक कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस स्ट्रेट लाइन को थोड़ा इसको सीधा बनाएं आप लोग, x बराबर 4 y बराबर -4 पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा और इसको आप इस प्रकार से एक स्ट्रेट लाइन से बढ़ा दें और अब ये डेफिनेशन आगे चेंज नहीं होगी, ये आगे पूरा चला जाएगा, ये पॉइंट आएगा भाई। इसको देखना इधर का कोई पॉइंट देख लो तो आप 0 ही देख लो, तो आप x बराबर 0 रखो, तो x बराबर जब 0 रखोगे तब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा mod 3 का वैल्यू होता है 3 और ये भी आ जाएगा माइनस का कितना भाई 3 माइनस ऑफ mod 3 वो भी 0 आ जाएगा, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा ये वाला। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी वो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन है भाई है ना, इसको आप स्ट्रेट लाइन कंसिडर करें, सॉरी, तो ये इस प्रकार की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार की शेप इस ग्राफ की जनरेट होगी। अब जब ग्राफ की शेप जनरेट हो गई तो अब तो आप हर तरह के सवाल का जवाब इसमें आप दे सकते हो। जैसे अब आपसे मैं पूछूं कि इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है कि भाई y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी अटेन हो रही है, तो मैंने ग्राफ देखा तो मैंने देखा यार y की वैल्यू तो 3/2 के ऊपर तो ये जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई बोले कि जो y मैक्स है वो कितना है यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y कितना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/2। अरे हाँ कि ना, आपको मैं वैसे अभी तो ये चीजें बता नहीं सकता, लेकिन आप यदि आप टारगेट के स्टूडेंट्स हैं तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि इस फंक्शन का आप ये फंक्शन क्या ये फंक्शन कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है, तो आपको दिख रहा है कि ये किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस है, इसका ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। आपको कोई पूछे कि ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है, तो नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे होगा, कहां पे होगा नॉन डिफरेंशिएबल, एक तो इस पॉइंट पे, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात आती है यूनिकनेस ऑफ टेंजेंट को लेकर के, तो इस पॉइंट पे देखा मैंने x बराबर 3/2, यहां तो टेंजेंट ही आ रही है, इस पॉइंट भी आ रही है, तो ये फंक्शन इस पॉइंट पे भी आपका नॉन डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन आपका इस पॉइंट पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है और ये फंक्शन आपका ठीक है। तो जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स थे, क्या क्या थे क्रिटिकल पॉइंट्स, एक तो 3 था और एक 3/2 था, तो इन दोनों पॉइंट्स पे ही ये फंक्शन आपका क्या है नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आपने बता दिया, इसकी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी होगी, कंटिन्यूटी होगी, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में आपने बता दिया। आपको कोई बोले कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है ना, अभी अपने जैसे बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको कोई पूछे कि भाई इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब है कि मैं इसमें x का कौन कौन सा वैल्यू रख सकता हूं, तो x का तो मैं हर वैल्यू रख सकता हूं, या आप खुद देख सकते हैं इसके ग्राफ में तो पूरा का पूरा x एक्सिस कवर हो रहा है ना, मतलब आप कोई भी x का वैल्यू इसमें आप इनपुट कर सकते हो, तो इसका मतलब इसका जो डोमेन हो गया वो क्या हो गया r हो गया, सारे के सारे रियल नंबर्स इसकी डोमेन हो गए। आपको कोई पूछे इसकी रेंज क्या होगी, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो चलो ये दो चीजें मैं आपके सामने लिख के बता देता हूं। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, ये अपना प्लॉट है और इसमें अपने को देखना है कि इसका आपको डोमेन निकालना है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन आप बोलोगे r, डोमेन क्या है सारा का सारा रियल नंबर। आपको कोई बोले कि इसकी रेंज क्या है, रेंज का मतलब क्या होता है कि आप x का इनपुट देते जाओगे तो y का वैल्यू क्या क्या आपको मिलेगा, तो y का वैल्यू मैंने देखा, y का वैल्यू 3/2 से ज्यादा तो मिल ही नहीं रहा है और नीचे मेरे को पूरा का पूरा हर एक y वैल्यू मिलते जा रहा है, तो इसका मतलब y का वैल्यू क्या मिल रहा है -∞ से लेकर के 3/2, -∞ ओपन इंटरवल रहेगा हमेशा, 3/2 मेरा अटेन कर रहा है इसलिए ये क्लोज इंटरवल, तो ये इसकी हो गई रेंज। ठीक है, एक मैंने आपको बता दिया है कि y मैक्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, तो वो आपकी 3/2 है। आपको कोई बोले कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो वो आप बताओगे क्या बेटा, वो आप बताओगे डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, ग्राफ नीचे जा रहा है अनबाउंडेडली। ठीक है, आपको कोई पूछे कि इसके रूट्स क्या क्या हैं, इसके रूट्स क्या क्या हैं, आप बता सकते हैं क्या, इसके रूट्स क्या क्या हैं बता सकते हैं आप लोग, थोड़ा मॉड के बारे में और अपन विचार कर लेते हैं, आपको यहां से दो चीज और सीखने को मिलेगी। इसके आपको रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स का मतलब है कि ये जीरो कहां हो रहा है, तो एक तो मेरे को यहां पे दिख ही गया,
कहां पे जीरो हो गया, ये x बराबर 0 पर ये जीरो हो रहा है, तो एक तो रूट हो गया मेरा इसका क्या, x बराबर 0, लेकिन दूसरा भी रूट हो रहा है, यहां पर भी ये जीरो हो रहा है, आपको दिख रहा है ना कि यहां पर ये जीरो हो रहा है, तो ये कहां पे जीरो हो रहा है, ये मुझे पॉइंट निकालना हो कि ये पॉइंट कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस एक्सप्रेशन को इक्वल टू 0 रखूंगा और जो पॉइंट आएगा वो आएगा। सो लेट्स सी वो पॉइंट क्या आता है। ओके, तो ये वाला पोर्शन मैं आपका रिमूव कर रहा हूं प्लॉट का, वो आपको समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको इसका जो दूसरा वाला जो रूट है वो मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, कैसे निकालेंगे आप, तो ये भी मॉड्यूलस इक्वेशन सोल्व करने वाली बात है। तो रूट निकालना है, मतलब इसको आप इक्वल टू 0 करना है, तो आपको क्या करना है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 माइनस मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 3। ओके, अब ये सवाल ये बन गया कि इस मॉड्यूलस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इसमें लगेगा आपका कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है, अंदर क्या लिखा हुआ है भगवान जाने। तो मोड ए इज इक्वल टू मोड बी, आप तो यूं समझो कि मोड ए बराबर मोड बी है। इनका मोड बराबर कब हो सकता है, कोई दो संख्याओं का मोड कब बराबर होगा, इसका मतलब होता है या तो ए बराबर बी हो जाए तब भी सी होता है, क्योंकि 5 का मोड 5 के बराबर होता है, या क्या हो जाए 5 और -5 का मोड भी बराबर होता है, और a बराबर क्या हो जाए -b हो जाए। यानी a बराबर b होगा तब भी उनका मोड इक्वल रहेगा, और a बराबर -b होगा तब भी उनका मोड इक्वल रहेगा। ये तो इसका सॉल्यूशन है। तो ये सेम चीज आप यहां लगा दो, तो इसका मतलब होता है या तो x - 3 की वैल्यू जो है वो 2x - 3 के बराबर है, और या जो x - 3 का वैल्यू है वो -2x - 3 के बराबर है। अरे हाँ कि ना, वेरी नाइस। तो इसको आप देखो भाई, ये -3 से -3 कट गया, तो यहां से तो आ गया मेरा x बराबर 0, जो कि मुझे प्लॉट से ही दिख गया था। एक सॉल्यूशन आ गया x बराबर 0, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आ गया, वो आ गया x - 3 बराबर माइनस का 2x प्लस का 3। तो इस वाले माइनस को आप इधर ले आओ, तो -x प्लस ये आपका 3x हो गया, और ये 3 और 3 कितना हो गया भाई, ये 3 और 3 6 हो गया, तो ये आपका x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 आया कि नहीं आया, तो इसके रूट्स क्या हो गए, x बराबर 0 और x बराबर 2। तो आपने इस एक फंक्शन के बारे में सारा का सारा ऑपरेशन कर दिया। आपने इसका डोमेन, रेंज, रूट्स, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, इसकी कंटिन्यूटी, इसकी डिफरेंशियबिलिटी, आपने हर तरह की चीज बता दी। आप समझ रहे हो इस बात को। बहुत सारे बच्चे हैं जो फिलहाल ये लेक्चर देख रहे होंगे, उनको कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी की बातें आपको बेटा समझ में नहीं आई होगी, तो आप उस तरह की बातों को फिलहाल आप टेंशन ना लो, आपको आगे टॉपिक आएंगे कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, उसमें पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आपको डोमेन, रेंज, मैक्सिमम, ये सब तो बिल्कुल इंट्यूशन वाली चीजें हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। तो मॉड्यूलस फंक्शन को लेकर के अब आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहना चाहिए। उसका सॉल्यूशन हो, उसकी हर तरह की चीज की कैलकुलेशंस हो, उसका प्लॉटिंग हो, आप हर तरह की चीज कर सकते हो। ठीक है भाई। तो मॉड्यूलस फंक्शन आपके बहुत काम का फंक्शन है। इसके ऊपर अभी अपन इतनी ही बात करेंगे। अब अपन आगे वाले फंक्शन के बारे में और विचार करेंगे, जो कि आपके अगेन बहुत काम का फंक्शन है ना, उसका है नाम आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो नेक्स्ट चीज आप लिखो भैया, और उस चीज का नाम है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये भी बहुत यूजफुल फंक्शन है। और खुशी की बात यह है कि आपने ये पूरा का पूरा पोर्शन पढ़ रखा होता है। 11th क्लास में आप पूरा का पूरा एक टॉपिक पढ़ते हो, अलग अलग नाम है उसके, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम देता है, कोई थ्योरी ऑफ इक्वेशन नाम देता है, उसमें आप पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो। वही सारे कॉन्सेप्ट इस फंक्शन में है। अभी अपन इस फंक्शन रिलेटेड कुछ 2-3 बातें और करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक लीनियर आपको पता ही है कि यदि कोई फंक्शन, अभी मैंने आपको बताया था, यदि वो ax प्लस बी टाइप का है, जहां पर a आपका नॉन जीरो है, तो इस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, इसको आप लीनियर फंक्शन बोलोगे। अब ये सारी देखो ओबियस बातें हैं कि a और b अपने रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है।
अब यहाँ पे आप ये मत बोलना सर आयोटा और वो वहाँ पे ये बातें वैलिड नहीं है। अभी अपन सिर्फ और सिर्फ रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं। मैंने एक टर्म बोला है आपके सामने और उस टर्म का नाम क्या है? उस टर्म का नाम है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है भाई? तो वो फंक्शन जिनके आउटपुट और इनपुट सारे क्या होते हैं? रियल होते हैं। तो अब बार बार मुझे ये कहीं ये बिलोंगिंग्स टू आर और ये सब ना लिखना पड़े, अपन इसमें पूरा का पूरा रियल वैल्यूड फंक्शन की बात करेंगे तो यहाँ सारे के सारे रियल नंबर ही होंगे। ठीक है, तो ये तो अपने हो गए लीनियर फंक्शन और इसका ग्राफ अपने को पता ही है क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। और इसी में यदि y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, x का एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जहां पर a की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, इसको आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे भाई क्वाड्रेटिक फंक्शन। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये आपका एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब इस फंक्शन के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है भाई, है ना? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के नाम से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम पे आपने इसका सब कुछ पढ़ रखा है। तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको रिवाइज करवा दूंगा फटाक से, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जिससे कि आप क्या है आगे की इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बता सको। सबसे पहले तो अपन इसमें यही बात कर लेते हैं कि इसके जो रूट्स हैं, इसके रूट्स का क्या मतलब है कि भाई आपका y का वैल्यू जीरो कहाँ हो जाए, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो कहाँ हो जाए। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देते हो कि नहीं देते हो? x बराबर आप लिखते हो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप इसके रूट्स देते हो कि नहीं देते हो? बिल्कुल देते हो। ठीक है, इन्हीं रूट्स को आप एक रूट को अल्फा बोलते हो और दूसरे रूट को आप बीटा बोलते हो। अब ये सब कहाँ से आया है, इनको डिराइव किया जा सकता है और आपको ये सब पता भी होगा। ठीक है, तो इसके रूट्स तो आप इस प्रकार से देते हो। ठीक है, आगे देखो भाई, तो अपन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपका y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। अब आपको ये भी पता होगा कि इस एक्सप्रेशन को मैं a टाइम्स x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जहां पर अल्फा बीटा क्या है? फिर अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ y। इस y के रूट से मतलब ये जहां पर कि ये जीरो हो रहा है, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यही वो वैल्यूज हैं, आप इसको इसके बराबर लिख सकते हो। ठीक है, यदि आप इसको इस प्रकार इसके जैसा लिख सकते हो तो अब तो देखो बहुत सारी चीजें हैं। ये जो वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, इसको क्या बोला जाता है? इसको d या डेल्टा बोला जाता है। b² माइनस 4ac इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं भाई। तो ये अल्फा और बीटा ये रियल रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि b² माइनस 4ac क्या है। तो आपको पता ही है कि d का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आता है तब तो आपके आएंगे इसके भैया रियल रूट्स। अरे हाँ कि ना? और यदि d की वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई तब ये आपके आ जाएंगे बेटा इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स। अरे भाई आएंगे कि नहीं आएंगे? वो कॉम्प्लेक्स रूट्स आ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स आने का क्या मतलब है और ये सब बातों का क्या मतलब है, तो इसको अपन थोड़ा ग्राफिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो अब मैं आपको इसका समझाऊंगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। इसका ग्राफ, ये वाला पोर्शन भाई थोड़ा आप बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़े काम का पोर्शन है। ठीक है, ओके। अब देखो भाई क्या चीज इसमें अब है, बड़े काम की चीज है, वो ये है कि ये जो ए का साइन है, देखो यहां पर ये जो ए बैठा हुआ है, इस ए का ना सिंबल बहुत मैटर करता है। मैटर करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल। ये तो देखो एक्स माइनस अल्फा, ये एक्स माइनस बीटा, ये तो नाइस एक ऐसा देखो क्या है, इसकी जो शेप है, इसकी शेप कैसी होगी? आपने 11th क्लास में पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने x² इज इक्वल टू 4by ये पैराबोला पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है भाई? ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है और इस पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है? इस पैराबोला का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यानी ओरिजिन ही इसका वर्टेक्स होता है। अरे हाँ कि ना? सॉरी, दोबारा बनाता हूं इसको। ये एक पैराबोला की इक्वेशन होती है, ये इस प्रकार का
इसका शेप होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक शिफ्टेड पैराबोला ही तो है, क्योंकि आप हमेशा इसको इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो ना। आप इसमें से कॉमन लेओगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो ये कुछ इस प्रकार की फॉर्म आ जाएगी। तो ये एक शिफ्टेड पैराबोला ही तो है, जिसकी एक्सिस क्या होगी, तो आपका जो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका इक्वेशन क्या होगा, इट इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये एक पैराबोला का ही इक्वेशन है, और उस पैराबोला का जो एक्सिस है वो एक्सिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। अरे हाँ कि ना, ये उस पैराबोला का इक्वेशन है भैया जिसका जो एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो देखो भैया थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसको। अब यदि ये बात ऐसी है, तो देखो भाई क्या होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पैराबोला का इक्वेशन तो है, इसकी जो शेप होगी वो एक पैराबोलिक शेप होगी, ये बात सही है। और ये पैराबोला कुछ ऐसा होगा जिसकी एक्सिस क्या होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो जिस पैराबोला की एक्सिस, मान लो ये एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो उसकी शेप भाई ऐसे भी हो सकती है और उसकी शेप कुछ ऐसी भी हो सकती है। अब वो शेप ओपनिंग अपवर्ड्स होगी या ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये इस a का साइन डिसाइड करेगा। अरे हाँ कि ना, इसको आप कॉमन सेंस में ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई इसमें एक्स स्क्वायर डोमिनेटिंग टर्म है, वैल्यूज होगी वो एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगी। अब यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तब तो ये y की सारी वैल्यूज को प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा, और यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो वो सारी की सारी वैल्यूज को नीचे नहीं लेके चले जाएगा। क्या ओबियस बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो a का सिंबल है, जो a का साइन है, वो क्या डिफाइन करेगा कि पैराबोला आपका ओपनिंग अपवर्ड्स है या ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। तो अब आप देखो भाई, इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, वरना तो फिर वो यार क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा ना। तो इफ a इज पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज पैराबोला विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स। पैराबोला कैसा होगा भैया, ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। और इफ a इज लेसर देन जीरो, दिस इंप्लाइज पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स। समझ रहे हैं भाई आप इस बात को? ओके, तो अभी अपनी ये शेप तो डिसाइड हो गई कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है या ओपनिंग डाउनवर्ड्स है। ये तो आपको कंट्रीब्यूशन चल गया ए का पता। अब डी का देखो भाई, डी यदि पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, इसका मतलब होता है आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अरे हाँ कि ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब यदि मैं आपको दो कॉम्बिनेशन दे दूं कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका आपका ए भी पॉजिटिव है और जिसका आपका डी भी पॉजिटिव है, यदि आपको इस प्रकार का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और ये मैं आपको बोलूं कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो अब आप एक शेप के बारे में कुछ आइडिया तो लगा सकते हो ना भाई। डी पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके दो रूट होंगे, एक रूट अल्फा होगा और दूसरा रूट यहां मान लो बीटा होगा। ए पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ पैराबोला आपका ओपनिंग अपवर्ड्स होना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैराबोला की शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे भाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अरे हाँ कि ना? मेरे पास फिलहाल कोई टूल नहीं है जिससे कि मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ पाऊँ, मैं अपना मोबाइल ऊपर ही भूल गया हूँ, सो दैट्स ओके। आपके कोई डाउट्स वगैरह हैं तो मेरा ये जो व्हाट्सएप नंबर है 9620102929, आप इस नंबर पर मुझे कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मैं आपके जो भी डाउट्स रहेगा उनको सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा, ठीक है? ओके भाई। अब यदि आपको कोई बोल दे कि ए पॉजिटिव है और डी आपका इक्वल टू जीरो है, इसकी शेप क्या होगी? देखो भाई, इसकी शेप के बारे में भी विचार करते हैं। ये मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, ओके। ए पॉजिटिव है मतलब शेप ओपनिंग अपवर्ड्स है। डी जीरो होता है, डी जीरो का मतलब क्या होता है? रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट है मतलब यहां पर ए की पॉइंट पर दोनों रूट अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है और शेप ओपनिंग अपवर्ड्स है, तो इसका मतलब इसकी जो शेप आएगी वो कुछ ऐसी नहीं आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। अगला देखो भाई,
ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। ए पॉजिटिव है मतलब इसकी शेप ओपनिंग अपवर्ड्स आएगी। अब बहुत सारे बच्चे तो इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसका डी नेगेटिव हो गया है ना, इसलिए सर इसका कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा। अरे भाई डी नेगेटिव का ये मतलब नहीं होता है, डी नेगेटिव का ये मतलब होता है कि उसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स नहीं मिलेंगे मतलब वो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, ठीक है, लेकिन शेप तो कोई ना कोई होगी। तो ए पॉजिटिव है इसलिए शेप इसके ऊपर ही रहेगी और इसकी शेप आएगी इस प्रकार से, यानी ये एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, ऊपर से ही निकल जाएगा। तो ये इस प्रकार की शेप आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। आगे बढ़ते हैं, ए नेगेटिव वाले जो केसेस हैं वो देख लेते हैं भाई। तो उनको मैं इसके थोड़ा ऊपर बना रहा हूँ बच्चों, देखो आप इस बात को, ठीक है। तो ये तो आ गए ए और डी के पॉजिटिव वाले कॉम्बिनेशंस। अब देखो भाई, यदि आपका ए नेगेटिव आ जाए और डी आपका पॉजिटिव आ जाए, ए नेगेटिव है मतलब शेप नीचे होगा, डी पॉजिटिव है मतलब दो रूट्स होंगे, इसका मतलब ये हो गया कि इसका ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ए नेगेटिव है, डी जीरो है, ए नेगेटिव है मतलब शेप ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, डी जीरो है मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा। अगला भाई ए नेगेटिव है, डी भी नेगेटिव है, ए नेगेटिव डी नेगेटिव मतलब शेप कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये शेप्स आएंगी मेरी किसकी भाई, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो कि है y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ए और डी के साइन के हिसाब से इस प्रकार की शेप जनरेट होगी। अब आप बोलोगे सर ये सब तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही पढ़ लिया था, फिर यहाँ ये सब दोबारा हमारा क्या टाइम पास किया जा रहा है। आपके मन में ऐसे विचार आ रहे होंगे, तो मैं समझ सकता हूँ, जब मैं भी पढ़ता था तब मेरे भी मन में ऐसे विचार आया करते थे, लेकिन ये ज़रूरी है। अब समझाएंगे कि ये सब आपको यहाँ पे ये दोबारा क्यों पढ़ाया गया है। ओके, अब देखो, अब यहां से आपकी काम की चीजें शुरू होती है भाई। कैसे, इस सिस्टम को देखो आप, ये सिस्टम क्या बोलता है कि ए नेगेटिव है डी पॉजिटिव है, तो शेप कुछ ऐसी होगी, यहां पर ये रूट कुछ अल्फा है और ये रूट यहां पर कुछ बीटा है, ठीक बात। ओके, अब आपको पता है कि वाई एक्सिस यहां पे कहीं है, हो सकता है वाई एक्सिस यहां पे कहीं हो, वाई एक्सिस तो वर्टिकली अपवर्ड एक लाइन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें मैं ये देखूंगी अल्फा और बीटा, जब तक एक्स की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में है तब तक वाई क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वाई वैल्यू यहां पर एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स का वैल्यू जब अल्फा से छोटा है तब वाई नेगेटिव है, और एक्स का वैल्यू जब बीटा से बड़ा है तब भी वाई नेगेटिव है। समझ गए कि नहीं समझ गए। इसको देखो भाई, आप इसको ये देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि x का हर वैल्यू के लिए रूट्स की जो वैल्यूज है अल्फा बराबर बीटा जो रूट है वहां पर ये एक्सप्रेशन जीरो है, अदरवाइज ये हमेशा नेगेटिव है। और यदि किसी एक्सप्रेशन का a नेगेटिव हो जाए और d नेगेटिव हो जाए तो वो एक्सप्रेशन तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव ही आएगी, उसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव आएगी ही नहीं, क्योंकि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर कभी जाएगा ही नहीं। वेरी गुड। अब यदि a पॉजिटिव d पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि रूट्स के बीच में एक्सप्रेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, और रूट के साइड में एक्सप्रेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइड में ग्राफ y एक्सिस के ऊपर है, बीच में ग्राफ साइड में ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है और रूट्स के बीच में ग्राफ x एक्सिस के नीचे है। यहां पे देख लो, a पॉजिटिव d जीरो, एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्ट एट द पॉइंट, ओनली वन पॉइंट जहां पे उसका रूट है वहां पे वो जीरो है। और यदि a पॉजिटिव और d नेगेटिव है तब तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमेशा क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव रहेगा, ये कभी जीरो होगा ही नहीं। ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए होंगे, है ना। तो नहीं समझे हैं तो कुछ उदाहरण के द्वारा आप बातों को समझाते हैं, तो थोड़ा आप समझिएगा इन चीज़ों को, समझेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा जिसमें कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि अभी जो ये आपको बताया है वो आखिर कैसे आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। तो देखो भाई,
जैसे आपके सामने कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो एक सिल्ली सा सवाल जो मुझे नहीं पूछना चाहिए, इस एक्सप्रेशन का भाई डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब है कि इसमें आप x का क्या क्या वैल्यू डाल सकते हो, तो आंसर है सब कुछ डाल दो भाई, यहां तो x कुछ भी डालो कुछ ना कुछ y आएगा ही, ये अनडिफाइंड थोड़ी ना हो सकता है, क्यों होगा ये अनडिफाइंड? ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन आपकी r होती है, तो इसकी डोमेन तो r है, मतलब आप x तो कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आती है इसके दूसरी जो चीजें हैं उसके बारे में, है ना। तो सबसे पहले देखो भाई, आप ये एक्सप्रेस इसको आप इससे कंपेयर करो, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, ये a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 1 है। आपने देख लिया a पॉजिटिव है, आप इसका d निकाल लो भाई, d आपका आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर बोले तो कितना भैया -2 का स्क्वायर माइनस 4a, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या आ गया मेरे भाई, क्या आ गया मेरे भाई, ये तो आ गया 4 - 4, यानी ये तो इक्वल टू 0 आ गया, तो d का वैल्यू आ गया 0, यानी इस एक्सप्रेशन के लिए a 0 है, d पॉजिटिव है, यानी इसकी शेप कैसी बनेगी, इसकी शेप कैसी बनेगी, अभी हमने आपको 6 शेप दिखाई थी, उसमें ये शेप बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब आपको देखना है कि ये कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ये तो वो पॉइंट है जहां पर कि इसका रूट होता है, इसका रूट निकालना है, तो इसको रूट निकालने के भाई कई तरीके हैं, फैक्टर मेथड से निकाल लो चाहो तो, जो मर्जी है, वैसे ये तो अपना जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन है, तो ये कितना है y बराबर x - 1 का होल स्क्वायर, y बराबर x - 1 का होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब इसके ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ये पॉइंट आपका हो गया 1, अरे हाँ कि ना। तो यदि मैं अब इसके ग्राफ को एक डिटेल्ड वे में थोड़ा बड़ा बनाऊं, तो जो इसका ग्राफ बनेगा आपका, जो इसका ग्राफ बनेगा, ये लिखा हुआ है आपके सामने y बराबर x - 1 का होल स्क्वायर, तो इसका ग्राफ मेरे भाई कुछ बन जाएगा x बराबर 1 ये है, ये आपका कहीं ओरिजिन होगा, तो ये तो होगी आपकी क्या, ये तो होगी आपकी y एक्सिस, और a पॉजिटिव है इसलिए ये ग्राफ कहीं ऊपर जाएगा, और ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो अब आपको पता है ये पॉइंट क्या है, 1 है, ये पॉइंट देखना है, तो ये पॉइंट देखना है, तो x बराबर 0 पर y का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका 0,1, आया कि नहीं आया भाई। तो ये एक पैराबोलिक शेप है, ये इसकी एक्सिस हो गई, अरे हाँ कि ना, ये जो वर्टिकल लाइन है वही इसकी एक्सिस है। ओके, अब आप बताओ मेरे भाई, अब आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं। डोमेन आपने बता दिया यार, आपको पता है कोई इसकी रेंज क्या होगी भाई, रेंज का मतलब है कि y की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, तो मुझे पता है कि y की वैल्यू 0 से लेकर के आगे सब कुछ जा रहा है, तो y का वैल्यू मुझे 0 भी मिल रहा है और आगे भी सब कुछ मिल रहा है, अरे आगे ना वही तो इसकी रेंज होगी, यानी y का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। आपको कोई बोले इसका भैया रूट कितना है, तो रूट इसका आपका x बराबर 1 है, ठीक है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, y की मिनिमम वैल्यू कितनी है मेरे भैया, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस प्रकार की आप बहुत सारी बातें यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूँ, ठीक है, ये आसान था, एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। y बराबर -2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये कोई आपका एक्सप्रेशन है ना, ओके, जो भी है, इसको मुझे एनालाइज करना है कि ये कब ये पॉजिटिव है, कब ये y की वैल्यू नेगेटिव है, कब y का सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, कब सबसे छोटा वैल्यू आएगा, तो इसको अपन एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इसको देखो भाई एनालाइज करते हैं अपन, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका a देखो, a तो -2 है, और इसका d चेक करो, d कितना है भाई, b स्क्वायर -4ac है, तो b स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू -2 है, c का वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा मेरा 4 + 8 यानी 12, d का वैल्यू कितना है 12 है, तो जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसके 2 रूट्स आएंगे, तो वो दोनों रूट्स भी आप निकाल ही लो, तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा -b बोले तो कितना भाई -2 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो यही है 12 अपॉन 2a यानी कितना भाई
2 इंटू माइनस का 2, ये आएगा मेरा माइनस का 2 प्लस माइनस, ये आपका 12 है, इसको आप लिख लो 4 इंटू 3 लिख लो, और अपॉन कितना है भैया, ये माइनस का 4 है, क्या आएगा माइनस का 2 प्लस माइनस 2√3 अपॉन माइनस का 4। ये इसके दो रूट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे भाई आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। इनको थोड़ा सा लिखो, ये इरेशनल वैल्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो इनको आप। तो ये कितना आएगा माइनस का 2, एक बार आप यहाँ पे प्लस ले लो, क्या आएगा 2√3 अपॉन आपका आ जाएगा माइनस का 4, एक बार आप माइनस का साइन ले लो, तो माइनस का 2√3 अपॉन आपका कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है भाई। तो इसको देखो आप, माइनस को ऊपर क्या करो आप मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो ऊपर मल्टीप्लाई करो, दिया जाएगा 2 माइनस 2√3 अपॉन 4, और इसको तो ऊपर सब कुछ कट्टी हो जाएगा, तो 2 प्लस 2√3 अपॉन 4। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो आप, है ना, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो भाई, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 2, और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस √3 अपॉन 2। अरे हाँ कि ना, तो ये जो वैल्यू है अपने को पता है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने को पता है 1 प्लस √3 एक पॉजिटिव नंबर है, √3 की वैल्यू होती है 1.7 समथिंग, ये एक नेगेटिव नंबर है, ठीक है, ओके। इनको आप प्लॉट करो दोनों रूट्स को, तो आपने देख लिया भाई ए का वैल्यू क्या है इसका नेगेटिव, डी का वैल्यू क्या आया था पॉजिटिव, इसका मतलब है इसके दो रूट्स आएंगे, मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दोनों रूट्स भी इसके निकाल लिए। अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं, प्लॉट करूं इसको मैं, ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो मैं रिमूव करूंगा, और ये दो वैल्यूज मेरे काम की हैं, तो इनको मैं रख लूंगा। तो देखो भाई, ये एक्स एक्सिस, एक वैल्यू तो कितनी है मेरी, ये है मेरा 1 माइनस √3/2, और दूसरा है मेरा ये जो कितना है मेरा 1 प्लस √3/2, ओके, ये है। अब अपने को पता है कि ये दोनों रूट्स हैं, और ए इसका नेगेटिव है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ये ग्राफ आपका इस फंक्शन का बनेगा भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ओके। अब आपको कोई बोले, अब यहां से अपन कुछ 2-3 सवालों के जवाब निकालते हैं भाई। ये वाली कैलकुलेशन को तो मैं रिमूव कर रहा हूं, अब आप देखो कि इसमें कैसे चीजें हो रही है। आपको कोई बोले कि फाइंड x इफ y इज पॉजिटिव, y की वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तब x की वैल्यू क्या होगी, तब आप आंसर दे दोगे x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक भैया, 1 माइनस √3/2 से लेकर के 1 प्लस √3/2 तक। जब x का वैल्यू यानी दोनों रूट्स के बीच में आएगा तब y क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। आपको y नेगेटिव देखना है तो y नेगेटिव कहां पर है, y नेगेटिव रहेगा जब आपका x का एक तो ये वाला पोर्शन और एक x का ये वाला पोर्शन। लिखोगे कैसे, तो लिखोगे आप x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1 माइनस √3/2 यूनियन लगा के लिखेंगे, और वो क्या लिखेंगे 1 प्लस √3/2 से लेकर के इन्फिनिटी। ये वो इंटरवल है जब आपका y क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने y पॉजिटिव बता दिया, y नेगेटिव बता दिया। अब एक चीज और बतानी है कि आपको ये y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू तो कुछ नहीं पता, मिनिमम तो बहुत नीचे जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कहां आता है, अपने को पता है कि आपको ये चीज आपने पढ़ रखी होगी, ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, यही आपका एक्सिस होता है। ये एक्सिस क्या होता है, एक्सिस का जो ये पॉइंट होता है वो इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट होता है। इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट लेंगे, इन दोनों रूट्स का मिड पॉइंट लेंगे, मतलब इनको जोड़ के बाई 2 करेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 + 1, तो यानी ये कितना पॉइंट आ गया 1/2 आ गया। तो यानी x बराबर, तो ये पॉइंट कितना आ गया 1/2, तो x बराबर 1/2 पर y का वैल्यू निकाल लो कितना आएगा। तो आप देखो भाई, तो x बराबर कितना रखो 1/2, तो y का वैल्यू निकालो, तो ये आएगा मेरा -2 इंटू 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/4, प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू 1/2, और ये आपका आ जाएगा प्लस का 1, तो ये कितना आ गया भाई माइनस का 1/2 प्लस का 1 प्लस का 1, तो ये कितना आ गया भाई 1/2 प्लस 1 बोले तो 3/2। तो ये आपका जो y का वैल्यू है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 1/2, 3/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको y का जो मैक्सिमम वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया मेरे भाई 3/2 मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया। तो इस प्रकार से आप एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का एनालिसिस कर सकते हो।
अभी आपको मैंने ये सिखाया है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, कैसे उसके बारे में आप पता कर सकते हो। तो आप ए और डी के साइन के साथ पता कर सकते हो, उनकी मैक्सिमम वैल्यू भी आप पता कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू भी आप पता कर सकते हो। आगे वाली क्लास में अपन इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं कल वापस 3 बजे। बाय बाय।